वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। होम साइंस का मॉडल पेपर है ये 2023 की परीक्षाओं के लिए। बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे हम आवास एवं प्रसार शिक्षा के बारे में। बहुत सारे प्रश्नों को हमने कलेक्शन किया है और उन्हीं प्रश्न और उत्तर को आपको दिखाने का प्रयास करूंगा और समझते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो आपको बता दूं कि कुछ विश्वविद्यालय में पेपर 1 और पेपर 2 करके पेपर होते हैं। तो उनमें पेपर 1 आवास आपको पढ़ना पड़ेगा, पेपर 2 में आपको प्रसार शिक्षा पढ़ना पड़ेगा। यानी आवास को बोलते हैं हाउसिंग और प्रसार शिक्षा को बोलते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन। तो हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन आपके पेपर का नाम है और यहाँ से बनने वाले समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम जानने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार की जानकारी को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि एक प्रकार से वहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे और आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी एक प्रकार से बन जाएंगे। तो दोनों तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए एक मॉडल पेपर मैंने दे दिया है और यानी हाउसिंग वाला पोर्शन का मैंने मॉडल पेपर दे दिया है। अब एक्सटेंशन एजुकेशन का मैं जल्द ही दे दूंगा। आपको बता दूं कि पेपर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का हो ही गया था होम साइंस का। अब अभी कल मैंने एक डेट शीट जारी करी है अपने यूट्यूब चैनल पर, और मतलब कि विश्वविद्यालय ने जारी करी थी, मैंने यूट्यूब चैनल पर डाला भी है, सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय। तो उस यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी 4th सेमेस्टर की। जिस प्रकार 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होती है वहाँ की, इसी प्रकार से 6th सेमेस्टर की भी परीक्षाएं आपकी ऑब्जेक्टिव होंगी वहाँ की। तो आपको बता दूं कि उसको लेकर के मैंने सारे मॉडल पेपर आपको दे दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर पड़ा हुआ है, यहाँ तक कि अंग्रेजी का भी। ठीक है, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी सभी का। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है आवास की परिभाषा दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आवास किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यही जानिए, रूथ मार्टिन महोदय के अनुसार ये कहते हैं आवास की परिभाषा को देते हुए कि आवास को व्यक्तियों के द्वारा अपने रहने हेतु संतोषप्रद स्थान ढूंढने में डालने वाले सामाजिक एवं आर्थिक दबाव के रूप में संदर्भित किया जाता है। अर्थात आवास जो है व्यक्तियों के द्वारा, किसके द्वारा, कोई पशु पक्षियों के द्वारा नहीं। पशु पक्षियों के द्वारा भी आवास कहलाएगा, लेकिन उनका आवास अलग होगा। जैसे हर एक व्यक्ति का अलग आवास होता है, तो व्यक्तियों का आवास और पशुओं का आवास अलग अलग होता है। तो खास करके यहाँ पर जो हम आवास पढ़ेंगे ये मनुष्य के संदर्भ में आवास को पढ़ेंगे। तो आवास को व्यक्तियों के द्वारा अपने रहने हेतु, यानी जिसमें मनुष्य को खुद रहना है, तो अपने रहने के लिए वह व्यक्ति क्या करता है, संतोषप्रद स्थान ढूंढता। संतोषप्रद जिसमें उसको संतोष मिले, यानी कि सुख मिले उसमें रह करके। ढूंढने में डालने वाले सामाजिक और आर्थिक दबाव के रूप में संदर्भित करते हैं हम आवास को। तो ये है आपका आवास। आवास एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और आवास के लिए एक प्रकार से कई सारी दशाएं भी होती हैं। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव वाले उसमें बताया था। ठीक है, तो आवास ये होता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि आवास की आवश्यकता के प्रमुख कारण बताइए। आवास की क्यों आवश्यकता पड़ती है हमको, उसकी कुछ कारण बताएं। तो पहली बात, आवास की एक प्रकार से मानव जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं, जैसे कि आवास अगर है तो एक अस्थायित्व तो आपका है कि कहीं से भी आप थके हारे आते हो तो वहीं पर आप विश्राम करते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि अस्थायित्व तो आपको प्रदान करता है हाउस आपका, यानी घर या जो आवास होता है वहाँ पर आप रहते हैं, रात गुजारते हैं। दूसरी बात, वातावरण प्रदान करता है आपको। आप जहाँ कर घर बनाते तो वहाँ का एक प्रकार से इन्वायरमेंट होता है, वातावरण आपको प्रदान करता है घर, यानी आस पड़ोस आपको मिलते हैं, पेड़ पौधे आपको वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, और आप जो अस्थायित्व होगा उसके अकॉर्डिंग आपका वातावरण बनेगा, आपका इन्वायरमेंट बनेगा उधर का। ठीक है, तो एक प्रकार से आवास आपको वातावरण प्रदान करता है। तीसरी बात, सुरक्षा भी प्रदान करता है आपको आवास। पानी बरसने लगा तो आप एक प्रकार से अपने घर के अंदर आ गए, आंधी आ गई तो घर के अंदर आ गए। तो इससे क्या हो रहा है, आपसे धूल आ रही है तो दरवाजा वरवाजा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दी, तो आपके कमरे में धूल नहीं आएगी। तो ये सब सुरक्षा प्रदान करता है एक प्रकार से, बारिश से, धूप से, ठीक है, और वायु से, इन सभी से एक प्रकार से हमको सुरक्षा प्रदान करता है आवास। या कोई एक प्रकार से आपको मारने के लिए बाहर से आ रहा है, आप दरवाज़ा बंद कर लीजिए तो भी आपको सुरक्षित आप महसूस करेंगे अपने घर में। या अपने घर में कहते नहीं कि अपने घर में कुकुरो बाघ होता है, तो उसी प्रकार से अपने घर में कुत्ता भी बाघ होता है। यानी कि अपने घर में अगर आप पहुंच जाइएगा तो आपके अंदर एक प्रकार से पौरुष दुगुना हो जाएगा। ठीक है,
ये बात ध्यान रखिएगा। तो वो उस प्रकार की भी सुरक्षा घर देने का प्रयास करता है आवास। चौथा, आवश्यकता इसलिए पड़ती है, मतलब इसका कारण है आवास का, क्रियाशीलता इससे बनी रहती है। ठीक है, मनुष्य घर में रहता है तो एक प्रकार से कुछ समय विश्राम करता है, उसके अंदर क्रियाशीलता विश्राम की वजह से आप देखते बनी रहती है, घर की वजह से बनी रहती है। इसके अलावा सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपके घर द्वार देख करके ही लोग एक प्रकार से अंदाज़ा लगाते हैं कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा क्या है, और आपको लोग मानते हैं। अब आप किसी स्थान पर बहुत दिनों तक रहेंगे, स्थायित्व मिला रहेगा आपको, तो सामाजिक प्रतिष्ठा धीरे धीरे, अगर आप कर्म आपके अच्छे होंगे तो आपको मिल जाएगी। तो एक प्रकार से आवास के ये प्रमुख आवश्यकता के प्रमुख कारण हैं जो कि मैंने आपको बताए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में छूटने वाला नहीं है, इसको बस अंत तक देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से अपनी क्लास को पढ़ते रहें। और हाउसिंग वाला तो मैंने ऑब्जेक्टिव दे दिया है, और जो एक्सटेंशन एजुकेशन का है, प्रसार शिक्षा का, उसका मैं 2-3 दिनों में ऑब्जेक्टिव वाला दे दूंगा, तो चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप घर बैठे आसानी से अपनी तैयारी करिए। ठीक है, जो कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है या ऐसा लग रहा है कि सर जी आप और इसको बताएं अच्छे तरीके से, तो आप एक बार कमेंट करके हमको बता सकती हैं। ठीक है, चले, तो किराए के मकान के 3 लाभ बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं या रहती हैं तो उसके 3 लाभ क्या होते हैं। पहला लाभ तो ये होता है कि जिम्मेदारी एक प्रकार से कम आ जाती है। आप किराए के घर में रहते हैं, रंगाई पोताई हुआ या फर्श टाइल लगवाना हुआ, दरवाज़ा लगवाना हो, कोई टूट फूट हो गई घर की, तो मरम्मती करना आपको नहीं करवाना है, वो मकान मालिक करवाएगा। सबसे पहली बात, जिम्मेदारियां आपकी कम हो जाती हैं जब आप किराए के घर में रहते हैं। दूसरी बात, नौकरी में स्थानांतरण होने पर असुविधा नहीं होती। मान लेते हैं आपकी नौकरी वहीं कहीं पर कर रहे हैं, किसी दूसरे शहर में, मान लेते हैं आप दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, तो दिल्ली में आप घर बनवाएंगे तो बड़ा समस्या हो जाएगी। फिर मान लेते हैं दिल्ली से आपका ट्रांसफ़र मुंबई हो जाए, या फिर एक प्रकार से दिल्ली से आपका यूपी में ट्रांसफ़र हो जाए, नोएडा में, या अन्य कहीं स्थान पर हो जाए, ठीक है, या लखनऊ में ट्रांसफ़र हो जाए, तो फिर आपसे दिल्ली में आपको आपका घर छोड़ करके फिर से लखनऊ में घर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो नौकरी में स्थानांतरण पर असुविधा नहीं होती। अगर आप किराए के मकान में तुरंत आपने किराया छोड़ा, मतलब किराए का मकान छोड़ दिया और फिर आकर के लखनऊ में आपने किराए का मकान ले लिया, या मुंबई में ले लिया, या नोएडा में ले लिया, तो ये एक प्रकार से स्थानांतरण में सुविधा हो जाती है कि अगर आप नौकरी में एक प्रकार से कहीं पर आपका स्थानांतरण हुआ, स्थानांतरण माने होता है ट्रांसफ़र होना, ठीक है, तो आपका कहीं पर ट्रांसफ़र हुआ तो इसमें भी सुविधा होती है कि आपको घर बदलना नहीं पड़ता है। आप इतनी पूंजी लगा करके इकट्ठा बैठ जाएंगे, तो फिर अगर ट्रांसफ़र हुआ तो फिर से आपको आकर के किराए के मकान में दूसरा ढूंढना पड़ेगा, मकान लेना पड़ेगा। तो किराए के मकान में ये सुविधा होती है। तीसरी बात, जमा धन की बचत होती है। जो आप एक प्रकार से बचा करके रखे हैं खाता में अपने, उस धन की बचत होती है, ताकि आप किराए का मकान, मतलब एक महीने पे अपना किराया देते रहिए और आसानी से अपना उस मकान में रहते रहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कई प्रकार के लाभ होते हैं किराए के मकान में रहने के। चौथा प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, स्वनिर्मित भवन के 3 लाभ बताइए। स्वनिर्मित माने जो अपना खुद का घर होता है, यानी अपना बनाया हुआ घर होता है, उसके 3 लाभ क्या होते हैं। किराए के मकान के तो आपने लाभ जान लिया, ठीक है, और अब स्वनिर्मित भवन की एक प्रकार से लाभ जानिए। तो स्वनिर्मित भवन के निम्नलिखित लाभ है। पहला लाभ है, स्वनिर्मित भवन से व्यक्ति किराए के झंझट से मुक्त हो जाता है, यानी कि उसको महीने महीने पर पैसा नहीं देना पड़ता है। एक बार जितना लगना हो गया वो लग गया। तो जब अपना मकान रहता है खुद का, तो उसी को स्वनिर्मित मकान बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको किराया नहीं देना होता, तो एक झंझट से आप फुर्सत पा गए कि भाई आपको हमको किराया नहीं देना महीने पर, नहीं मकान मालिक आकर के दरवाज़ा खटखटाता रहता है कि भाई किराया नहीं दिया अभी आपने, तो एक ये झंझट से मुक्त हो गए आप। दूसरी बात, आवास परिवर्तन की समस्या समाप्त हो जाती है, यानी कि लगातार आपको कहीं यहाँ पे रहना है, कहीं वहाँ पे, आपको जैसे किराए के मकान में रह रहे हैं, वहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा है, दूसरे स्थान पे जाना, तो जब आपका खुद का मकान हो जाएगा तो आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा। एक प्रकार से अस्थायित्व तो आपका थोड़ा बन जाता है, आवास परिवर्तन की समस्या जो होती है वो समाप्त हो जाती है। तीसरा लाभ ये है कि स्वनिर्मित भवन में व्यक्ति अपने को गौरवान्वित महसूस करता है कि ये अपना मकान है। कोई नात रिश्तेदार आता है, कोई भाई पटीदार अगर आपके घर पे आता है, तो कोई इसी प्रकार का कोई झंझट नहीं कि मकान मालिक बोलेगा कि काहे फलाने आए रहा। तो एक प्रकार से इससे क्या होगा, आपको अपने आप में गौरवान्वित महसूस होगा कि भाई खुद का मकान है, और कोई नात रिश्तेदार आएगा तो उनको भी आप बैठा करके बढ़िया से चाय पानी पिलाएंगे, खुल करके हंसेंगे, खुल करके बोलेंगे। तो एक प्रकार से तो डर नाम की चीज़ जो होती है, जो किराए के मकान में रहने पे होती है, अपने मकान में थोड़ा सा ख़त्म हो जाती है। किराए के मकान में है, आपको अगर डीजे वो बजाना है, कुछ शादी ब्याह या ठन गया, तो उसमें फिर दिक्कत होती है आपको। तो यही सारी चीज़ें, ये समस्याएं होती हैं।
अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 5वां नंबर प्रश्न है, घर और मकान में कोई दो अंतर बताइए। तो घर और मकान में पहला अंतर तो ये है कि घर का भावात्मक आधार होता है। घर जो होता है उसका भावात्मक आधार होता है। भावात्मक मतलब इमोशनल एक प्रकार से आधार पर घर जुड़ा हुआ होता है, जबकि मकान जो होता है भौतिक आधार पर जुड़ा होता है। तो मकान में भावात्मक चीज़ें नहीं मिलती हैं। आप घर में एक प्रकार से देखिए जहाँ पर सभी परिवार रहेंगे मिलजुल करके, तो वो घर होता है। मकान एक प्रकार से भौतिक आधार होता है, मकान का भावात्मक आधार नहीं होता। दूसरी बात, घर एक सीमित क्षेत्र होता है जबकि मकान एक बड़ा क्षेत्र होता है, विस्तृत क्षेत्र होता है। तो मकान बड़ा होता है, घर छोटा होता है। घर में लोग भावात्मक चीज़ों से जुड़े होते हैं, लेकिन मकान में लोग भौतिकता से जुड़े हुए होते हैं। तो एक प्रकार से ये घर और मकान में दो अंतर हो गए। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 6ठा नंबर प्रश्न है, भूमि खंड चयन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। यानी कि कहीं पर आपको ज़मीन खरीदनी है तो उसके लिए एक प्रकार से क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, कौन से प्रभावित करने वाले कारक है भूमि खंड चयन करते समय। भूमि को खरीदते समय, भूमि को चुनते समय, आपको खरीदने के लिए, आपको भूमि खरीदने जाना है तो उसको खरीदने के लिए आपको चुनना पड़ता है कि भाई हमको कैसी भूमि चाहिए, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती है। तो भूमि खंड चयन को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पहला कारक है परिवार की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके हमको ज़मीन खरीदना चाहिए, ताकि जब ज़मीन हम खरीदें तो एक प्रकार से जो हमारी भावी पीढ़ी है, यानी जो भविष्य में हमारा कुल खानदान आएगा, उसको भी लाभ हो सके। उनके लाभों को भी ध्यान में रख करके हमको ज़मीन जायदाद खरीदना चाहिए कहीं पर। दूसरी बात, शैक्षिक विशेषताओं को ध्यान रखिए कि अगल बगल अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं अच्छे अच्छे, तो वहाँ पर आपको ज़मीन लेनी चाहिए, ताकि वहाँ पर आपके बच्चे जब एक प्रकार से होंगे तो वो पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो शैक्षिक विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरी बात, स्वास्थ्य संबंधित तथ्य को भी ध्यान रखना चाहिए। यानी कि अगर आरी पड़ोस में अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल है इधर उधर, तो वहाँ पर आपको ज़मीन लेनी चाहिए, ताकि अगर आप बीमार पड़े तो आपको कहीं भटकना ना पड़े और हॉस्पिटल बगल में हो तो तुरंत आपका इलाज भी हो जाएगा। तीसरी बात, चौथी बात, आपको ज़मीन लेने से संबंधित चाहिए कि सार्वजनिक सुविधाएं, कई प्रकार की जो सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं वह भी एक प्रकार से जहाँ पर मौजूद हों वहीं पर आपको ज़मीन लेनी चाहिए। पांचवी बात यह है कि यातायात की सुविधाएं भी होनी चाहिए, ताकि अगर कोई आपके यहाँ पर आना चाहे तो उसको पैदल ना चलना पड़े, अर्थात गाड़ी मोटर आपके घर तक पहुँचे। तो ऐसी सुविधाएं, यानी यातायात की सुविधाएं हों वहाँ पर। पारिवारिक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए कि हमारे परिवार के नीड्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप ज़मीन को खरीदें। ठीक है, अगली बात यह है आपकी मितव्ययिता। मितव्ययिता मतलब कि जो जहाँ कम पैसे में मिले, कम खर्चीला हो। मितव्ययिता माने कम खर्चीला स्थान, तो ज़मीन जायदाद थोड़ा सस्ता हो वो खरीदे। ठीक है, कानूनी पक्ष भी ध्यान रख लें कि कोई कानूनी लफड़ा तो इसमें नहीं फंसा पड़ा है, यानी सब कुछ चेक कर ले एकदम से कि कोई मामला जो है विवादित मामला, विवादित ज़मीन तो नहीं है खरीदते समय। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए भूमि खंड चयन करते समय। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन सभी को आप एकदम से ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही थोड़ा लंबा वीडियो होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों को हमने रखा है। एक ही वीडियो में संपूर्ण सिलेबस के बारे में जानने का प्रयास आप करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे, मकान की योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो मकान की योजना बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात तो आर्थिक व्यय, आर्थिक व्यय और लागत जो हो एक प्रकार से मकान की योजना बनाते समय इसका ध्यान रखना चाहिए, कितना लगेगा और कितना एक प्रकार से हमारा व्यय होगा, उसी के हिसाब से चीज़ें की जाए। तो पहली बात तो आर्थिक व्यय को ध्यान में रखना चाहिए, कितनी लागत है। दूसरी बात, अभिव्यंजकता जो है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। चौथा है कार्य कैसा होना चाहिए, और चौथी चीज़ है सुंदरता को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो मकान की योजना बनाते समय एक प्रकार से इन चार बातों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, आर्थिक व्यय यानी लागत, अभिव्यंजकता, कार्य और सुंदरता। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 8वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मकान का चयन करते समय अभिव्यंजकता कैसी होनी चाहिए। अभिव्यंजकता जो है एक प्रकार से उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं, इसीलिए हमने वहाँ पर नहीं बताया। तो मकान का चुनाव करते समय प्रत्येक सदस्य की व्यक्तिगत रुचियों को, उसी को अभिव्यंजकता बोलते हैं। व्यक्तिगत रुचि क्या है कि भाई फलाने कुछ और सोच रहे थे, हमारा छोटा भाई अलग सोच रहा था, बहन अलग सोच रही है, माता जी का अलग रिक्वायरमेंट है। तो उस व्यक्तिगत रुचियों को
व्यक्तिगत आदतों की एक प्रकार से सूची तैयार कर लेनी चाहिए और सब सूचियों को आपस में मिला करके एक संयुक्त सूची तैयार कर देनी चाहिए तथा उसी सूची के अनुसार मकान की अभिव्यंजकता देख करके मकान का चुनाव करना चाहिए कि भाई किस किस व्यक्ति की किस किस में अभिव्यंजना है, किस में रुचि है, उसको ध्यान में रखा जाए, किसकी क्या आदत है। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके जब चीज़ें की जाएंगी तो बड़े अच्छे तरीके से चीज़ें हो सकेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, आवास परिवार के सदस्यों के अनुकूल होना चाहिए, संक्षेप में लिखिए। तो आवास परिवार के सदस्यों के अनुकूल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इस कथन की पुष्टि करनी है आपको। तो मकान का चुनाव करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मकान जो होता है वो परिवार की संख्या व आयु के अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि यदि मकान सदस्यों की संख्या के अनुसार छोटा होगा तो सदस्यों को अधिक आराम नहीं मिल सकेगा। परिवार के मुखिया का कमरा उसके व्यवसाय के अनुकूल होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का हमको ध्यान में रखना चाहिए मकान बनाते समय। ठीक है, आवास को एक प्रकार से आवास की योजना बनाते समय। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 10वां नंबर प्रश्न है, एक अच्छे घर की 2 विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता अच्छे घर की ये है कि उत्तम गृह स्वच्छ होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है। दूसरी विशेषता ये होती है एक अच्छे घर की कि घर के आसपास का वातावरण जो हो, इन्वायरमेंट जो हो, वह भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, तभी एक अच्छा घर वो माना जाएगा। ठीक है, साफ़ सफाई नहीं है, आप कितना ही अच्छा महल बनवा लो तो बेकार ही है वो। अगला क्वेश्चन आपका 11वां नंबर प्रश्न है, आदिकालीन मानव कहाँ निवास करता था। जो प्राचीन काल में जो मानव था वो कहाँ पर निवास करता था भाई। तो आदिकालीन मानव जो था वो गुफाओं में निवास करता था। ठीक है, कहाँ पर, गुफाओं में। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न है, आदर्श मकान की 2 विशेषताएं लिखिए। आदर्श मकान माने जो आइडियल मकान होते हैं उनकी 2 विशेषताएं आपसे पूछ रहा है। तो आदर्श मकान की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली विशेषता है कि स्वास्थ्य के नियमों के अनुकूल घर बना होना चाहिए। दूसरी बात, परिवार के सदस्यों के व्यक्तित्व को व्यक्त करे ऐसा घर होना चाहिए। यानी कि घर ऐसा बने ताकि सभी व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व है, जो चरित्र है, वो एक प्रकार से सामने आए घर को देखने के बाद में ही, ताकि एक घर अगर आपका अच्छा है तो लगभग उसमें निवास करने वाले लोगों की जो विचारधाराएं होती हैं वह भी अच्छी प्रतीत होती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, तो आजकल तो सब उल्टा हो रहा है, बाकी कुछ चीज़ें मिल रही हैं, बाकी कुछ तो उल्टा ही हो रहा है। ठीक है, घर बहुत अच्छा बनवा ले लेकिन भ्रष्टाचार से परिपूर्ण है, सफ़ेदपोश अपराधी है वो। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिएगा, मकान कैसा होना चाहिए। तो मकान यानी घर में प्रत्येक सदस्य अपने जीवन का अधिक से अधिक भाग व्यतीत करता है, इसीलिए घर जो होता चाहे आपका बहुत ही सुविधाजनक होना चाहिए और व्यक्ति की सभी ज़रूरतें पूरा करने वाला घर होना चाहिए, तभी घर एक अच्छा घर माना जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है, पास पड़ोस का विभाजन लिखिए। पास पड़ोस का विभाजन क्या होता है भाई। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने मकान को साफ सुंदर जगह व अच्छे पड़ोस में बनाना पसंद करता है, ताकि पड़ोसी हों वो लड़ाई झगड़ा न करते हों। एक आप उक्ति भी आपको पता होगी, कथन भी है कि भाई जो है महिमा समुद्र की घटी जो रावण बसा पड़ोस। यानी कि पड़ोसी आपके रावण जैसे होंगे तो समुद्र की महिमा भी घट गई। समुद्र पर पुल बांध दिया भगवान श्री रामचंद्र जी ने, क्योंकि रावण उसका पड़ोसी था। अगर वहीं पर कोई अच्छा पड़ोसी होता तो क्या भगवान श्री रामचंद्र को ज़रूरत पड़ती समुद्र पर पुल बांधने की, उसकी मर्यादा भंग करने की? बिल्कुल नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि रावण बसा था तो महिमा समुद्र की घट गई थी उसके पड़ोस में बसने से। तो अगर पड़ोसी आपके अच्छे नहीं है, दिन रात झगड़ा लड़ाई करते, तो आपका भी इन्वायरमेंट वैसा होगा। आपके घर पे बैठ करके चुगली करेंगी और आपका घर भी बर्बाद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे पास पड़ोस का विभाजन भी ध्यान में रखना चाहिए। हर नगर में साफ, गंदे और अच्छे बुरे तमाम प्रकार के लोग होते हैं, स्थान होते हैं। स्वास्थ्य व संस्कृति की दृष्टि से आस पड़ोस को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो सामाजिक आस पड़ोस और दूसरा होता है भौतिक आस पड़ोस। ये 2 एक प्रकार से पास पड़ोस के विभाजन हम बांट सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है 15 नंबर क्वेश्चन है, नक्शे की उपयोगिता पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। नक्शे की उपयोगिता कई क्षेत्रों में है। सबसे पहला, निर्माण कार्य के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में नक्शा जो बनता है घर का, कि भाई घर बनवाने से पहले बहुत सारे लोग इंजीनियर से नक्शा पास करवाते हैं कि कहाँ पर हमारा ये कमरा रहेगा, कहाँ पर ऐसे क्या घर बनेगा। शहरों में जो घर बनते हैं अधिकतर वो नक्शे के अकॉर्डिंग ही बनते हैं, क्योंकि नक्शा जो होता है पहले से एक प्रारूप तैयार कर बता देता है कि भाई मिस्त्री को कि ऐसे ऐसे आपको घर बनाना है, यहाँ पे आपको किचन बनाना है, यहाँ पर लेटरिन बाथरूम बनाना है, यहाँ पर आपको पूजा का घर बनाना है,
यहाँ पर आपको बेडरूम बनाना है, यहाँ पर आपको अतिथि कक्ष बनाना है, यानी कि जिसको बोलते हैं क्या, गेस्ट रूम जिसको बोलते हैं, ठीक है कि और कौन सा रूम आपको टीवी रूम बनाना है, कई प्रकार के रूम बनते हैं। तो उन सभी को ध्यान में रख करके एक प्रारूप, एक ढांचा बताता है, उसी को नक्शा बोलते हैं। तो एक पथ प्रदर्शक होता है, एक मार्गदर्शक होता है नक्शा मिस्त्री के लिए। दूसरी बात, भवन निर्माण के अनुमानित व्यय को आंकने के लिए भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे कि कितना खर्चा होगा, नक्शा बनाने के बाद में ही पता चल जाता है कि घर बनवाने में कितना रुपया लगेगा। तो उस हिसाब से जो होता है घर बनवाने वाला वो व्यवस्था करता है अपना। तो सबसे पहले नक्शा बनवा लेना, ये इंपॉर्टेंट होता है किसी घर के लिए। वैसे तो गाँव वगैरह में तो वैसे बन जाते हैं, लेकिन फिर भी शहरों में आप देखिएगा बहुत कम जगह होती है, उसी में पूरा व्यवस्थित करना होता है हर चीज़। तीसरी उपयोगिता ये है नक्शे की कि नगर पालिका में रिकॉर्ड के रूप में एक प्रकार से नक्शा जरूरी होता है। चौथी बात है, ठेकेदार व इंजीनियरों के लिए भी एक प्रकार से नक्शा की उपयोगिता होती है। पांचवी बात, भवन निर्माण के नियमों की जानकारी के लिए भी नक्शे की उपयोगिता होती है। तो एक प्रकार से नक्शे की उपयोगिता पर एक प्रकार से ये संक्षेप में प्रकाश हो गया। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, 16वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, सामूहिकरण क्या है? तो देश पांडे कहते हैं कि सामूहिकरण का अर्थ है कमरों की परस्पर स्थिति को देखते हुए उनकी व्यवस्था, यानी आवास में मुख्य रूप से 3 समूह होते हैं और इनको एक दूसरे से संबंधित करना आवासीय योजना का एक अंग होता है, इसी को सामूहिकरण कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है, कमरों की परस्पर स्थिति जो है उसको देखते हुए उनकी व्यवस्था करना, ठीक है, वो होता है सामूहिकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका है 17 नंबर क्वेश्चन से आप देखिएगा। प्रश्न है, बृहदता से आप क्या समझते हैं? बृहदता माने होता है बड़ा आकार। तो साने महोदय कहते हैं कि कमरे में कम स्थान का अधिकतम उपयोग करने से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसी को बृहदता बोलते हैं। बृहदता माने होता है कि कम छोटा कमरा है, उसी कमरे में इस प्रकार से अपने सामान को, अपनी वस्तुओं को व्यवस्थित करना ताकि उसमें बहुत सारी वस्तुएं आ जाएं, और कमरा छोटा ही क्यों ना हो लेकिन उसमें वस्तुएं ज़्यादा आ जाती हैं, तो वो बृहत्ता एक प्रकार से उसी को बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आपका है 18वां नंबर प्रश्न है, सजावटी नमूने कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले आपको बताऊं, सजावटी नमूने 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक नमूना, यानी जो एक प्रकार से प्रकृति की प्रदत्त चीज़ें हैं, यानी कि जो पहले से हमको मिली हुई हैं, जिसमें कोई मानव का हस्तक्षेप नहीं है और प्रकृति के द्वारा हमको मिली हुई हैं और उनको हम सजा देते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक नमूना हम सजावटी नमूने में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा ज्यामितीय नमूना, कोई हमने एक प्रकार से ट्रायंगल टाइप का या चतुर्भुज टाइप का या फिर एक प्रकार से कई प्रकार की चीज़ें होती हैं जो हम बना करके रखते हैं घर में सजाने के लिए। और तीसरा होता है रूढ़िवादी नमूने, कुछ होते हैं, ठीक है, यानी जिसको आपको रखना पड़े, व्यवहार की हमारे पिताजी ने इसको रखा था हम भी उसको रखेंगे। तो कुछ होते हैं अमूर्त नमूने जो दिखाई नहीं पड़ते, तो एक प्रकार से जो लेकिन होते हैं। तो कई प्रकार के नमूने होते हैं सजावटी जो कि एक प्रकार से कमरे को अच्छा दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, उत्तम नमूने की क्या पहचान है? तो सबसे पहला जानिए उत्तम नमूने की पहचान क्या है? नमूना उद्देश्य की पूर्ति करता हो, यानी कि व्यक्ति के जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से नमूने को कमरे में स्थापित किया। नमूना माने एक प्रकार से कोई उपकरण, कोई प्रारूप, कोई चीज़, कोई वस्तु सजावट के लिए रख दी जाए। तो नमूना उद्देश्य की पूर्ति करता हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, नमूने के सभी भाग उचित अनुपात में हों। ठीक है, तीसरी बात, नमूने के प्रयोग में उपयुक्त निर्माण सामग्री प्रयोग की गई हो। चौथी बात, नमूने में सादगी के साथ साथ संतुलन हो, अनुपात हो, लय हो, बल हो, अनुरूपता हो, इन सभी सिद्धांतों का पालन करता हो नमूना, तभी वह उत्तम नमूना माना जाएगा, एक अच्छा नमूना माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा सभी लोग और वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपका आ चुका 20वां नंबर प्रश्न है, अलंकारिक नमूने की विशेषताएं लिखिए। तो अलंकारिक नमूने में संरचनात्मक नमूने की रेखाएं ढकी ना गई हों, सबसे पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारिक नमूने का प्रयोग सीमा के अंदर होना चाहिए। ज़्यादा अलंकार के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए ज़्यादा नमूने का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। एक प्रकार से सीमित तरीके से एक सीमा के अंदर रह करके हम अलंकारिक नमूनों का प्रयोग करें कमरे में। तीसरी बात है, नमूना कला के सिद्धांतों के अनुसार एक प्रकार से बना होना चाहिए। जो कला के सिद्धांत हैं उनके अकॉर्डिंग अगर नमूना बना है तो वो एक प्रकार से कमरे में अच्छा दिखेगा और अच्छा सजावट आपके कमरे की दिखेगी। चौथी बात है, नमूने के द्वारा वस्तु की प्रभाव उत्पादकता जो होती है उसमें वृद्धि होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, तो इससे एक प्रकार से कमरे का जो साज सज्जा होता है वो अच्छा दिखता है और अलंकारिक नमूने एक प्रकार से इसीलिए जाने भी जाते हैं ताकि वो एक प्रकार से कमरे को अच्छा दिखाएं।
अगला प्रश्न आपका 21 नंबर देखेंगे। प्रश्न है गृह सज्जा में नमूने में क्या गृह सज्जा में नमूने में क्या परिलक्षित होना चाहिए। तो गृह सज्जा में नमूने में बनाने वाले या जिसके लिए वह नमूना बनाया गया है उसके व्यक्तित्व की छाप परिलक्षित होनी चाहिए। यानी जिस व्यक्ति के लिए नमूना बनाया गया है उस व्यक्ति की छाप उस नमूने में होनी चाहिए, तो और अच्छा माना जाता है गृह सज्जा के लिए। अगला प्रश्न आप देखिएगा 22 नंबर प्रश्न है, आराम कक्ष से आप क्या समझते हैं। विश्राम कक्ष या आराम कक्ष स्पष्ट करिए। तो यद्यपि आराम कक्ष बनाना मध्यम वर्गीय और छोटे घरों के लिए विलासिता मानी जाती है, किंतु यदि स्थान अनुमति दे तो इस प्रकार का कमरा बनाना अत्यंत सुविधाजनक होता है। इस कमरे में व्यक्ति अपने कार्य के तनाव से मुक्ति प्राप्त करने हेतु आराम कर सकता है, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकता है। घर के वृद्ध बीमार व्यक्ति खास करके इसमें आराम भी कर सकते हैं और इस कमरे की व्यवस्था रोगी के कमरे के समान की जा सकती है। आराम कक्ष को वास्तव में आरामप्रद बनाने के लिए निम्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। वो आवश्यकताएं हैं इस प्रकार से। पहली बात तो यह जमीन तल पर होना चाहिए ताकि बीमार या वृद्ध व्यक्ति को सीढ़ियों चढ़ने में परेशानी ना हो। दूसरी बात, यदि मकान बड़ा है और लिफ्ट सुविधा है तो प्रथम मंजिल पर आराम कक्ष बनाना जाना चाहिए। ये स्वास्थ्यप्रद होता है और इसमें आरामदायक सीढ़ियाँ बनाई जा सकती हैं जिसमें अधिक घुमाव ना हो। तो एक प्रकार से ये आराम कक्ष के बारे में कुछ चीज़ें थी जो कि एक प्रकार से घर में जो बड़े लोग होते हैं उनके घर में होती है और मध्यम वर्गीय परिवार में नहीं होती, चूँकि ये बताया गया कि भाई विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है, लोग मज़ा लेने लगते हैं फिर। अगला प्रश्न आपका बृहदता से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। तो साने कहते हैं कि कमरों में कम से कम स्थान पर अधिकतम उपयोग करने से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे बृहदता कहते हैं। यहाँ उद्देश्य जगह की अधिकाधिक बचत करना होता है, साथ ही यह आभास भी देना होता है कि जगह कम नहीं है, कमरा बहुत छोटा नहीं दिखना चाहिए। कुशल वास्तुविद जो होते हैं, वास्तुविद माने जो एक प्रकार से घर का नक्शा बनाने वाले या घर को बनाने वाले होते हैं, यह निम्नलिखित तरीकों से संभव बना सकते हैं। दीवारों में अलमारियाँ, इसके अलावा वार्डरोब, कवर्ड, टांड, ये सब कि टाड़ा जिसको आप बोलते हैं, टाड़ा बना दें, कवर्ड बना दें, वार्डरोब बना दें, अलमारी बना दें, तो इससे क्या होता है कि कमरा थोड़ा बड़ा दिखने लगता है। दूसरी बात, कमरे वर्गाकार की अपेक्षा आयताकार अगर बनते हैं तो कमरे बड़े दिखते हैं। आयताकार मतलब समझ रहे हैं कि जैसे लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो कमरे की, चौड़ाई थोड़ी कम हो तो कमरे वो बड़े दिखते हैं, देखने में होते छोटे हैं लेकिन बड़े दिखते हैं, ऐसा ठीक है। और अगर उसमें अलमारी वगैरह बना दें तो एक प्रकार से उसमें और जगह हो जाती है खास करके। तो ये सब एक प्रकार से जो वास्तुविद होता है, जो स्किल्ड एक प्रकार से वास्तुविद होता है, वो अच्छे तरीके से इसको कर सकता है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 24 नंबर प्रश्न है, गैरेज क्या है। गैरेज क्या है भाई। तो सामान्यतः गैरेज की आवश्यकता उन्हीं मकानों में होती है जहां कार होते हैं या जहां जो 4 चक्का गाड़ी होती है उनको खड़े करने के लिए जगह। किंतु वर्तमान मध्यम वर्गीय मकानों में भी गैरेज बनाया जाता है जिसमें संग्रह किया जा सकता है व क्रियाओं हेतु स्थान की व्यवस्था की जा सकती है। गैरेज मकान से लगा होना चाहिए ताकि एक या दो दीवार की बचत हो सके। गैरेज में पक्की मजबूत कंक्रीट की दीवार बनाई जानी चाहिए ताकि पेट्रोल आदि से आग लगने का भय ना हो उसमें। गैरेज में आमने सामने का वायु विजन होना चाहिए और दरवाजे व खिड़की लकड़ी के नहीं बनाना चाहिए गैरेज का न्यूनतम आकार लगभग 8x18 या फिर 10x20 का होना चाहिए। सामान्यतः 7 की ऊंचाई पर कि मचान बनाना चाहिए इसका 7 फुट ऊंचा, जिस पर संग्रह किया जा सके। तो एक प्रकार से ये होता है गैरेज के बारे में कुछ बातें जो कि मैंने आपको बताई, आपके समझ में आ गई होंगी निश्चित तौर पर। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 25वां नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, सभी लोग देखिएगा। अतिथि कक्ष यानी जिसको आप गेस्ट रूम बोलते हैं वो क्या है। तो घर में एक अतिरिक्त कमरा ऐसा होता है जो हर समय आगंतुक या अतिथि का स्वागत करने के लिए होता है। इस कमरे में न केवल समय समय पर आने वाले अतिथियों के रहने की व्यवस्था की जा सकती है बल्कि इसमें और भी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लूँ उसके बाद मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। की जा सकती है, वरन अन्य उद्देश्यों की पूर्ति भी की जा सकती है अतिथि गृह में। जब घर में अतिथि ना हो तब इस कमरे को पुस्तकालय या रुचिप्रद या शौक केंद्र के रूप में हम उपयोग में ला सकते हैं
और या फिर यहाँ अध्ययन जैसे कार्य कर सकते हैं हम अतिथि कक्ष में, जिसमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। तो एक प्रकार से अतिथि कक्ष इस प्रकार से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जब तक तो नात बात रिश्तेदार आए हैं तब तक एक प्रकार से वहाँ बैठाओ, बाद दिन जैसे चला जाए फिर अपन का जाओ हम बैठ के पढ़ो आराम से। अगला प्रश्न है आपका, मकान का चयन करते समय अभिव्यंजकता कैसी होनी चाहिए? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो मकान का चुनाव करते समय परिवार के प्रत्येक सदस्य की व्यक्तिगत रुचियाँ, अभिरुचियाँ, पसंदगी, आदतों का विशेष ध्यान रखना चाहिए मकान का चयन करते समय, क्योंकि प्रत्येक परिवार के अपने जीवन दर्शन, रुचियाँ और अभिरुचियाँ हर व्यक्ति की होती हैं और इन सब की झलक उस मकान पर पड़ती है जिसमें वे रहते हैं। परिवार के सदस्यों के व्यक्तित्व की छाप मकान की बनावट से होती है। मकान की अभिव्यक्ति अपनी होती है जो कि उसकी योजना में निहित होती है और इसीलिए मकान का चुनाव करते समय प्रत्येक सदस्य की व्यक्तिगत रुचियों को, उनकी आदतों की, इन सभी की सूची तैयार करके सब सूचियों को आपस में मिला करके एक संयुक्त सूची तैयार करनी चाहिए तथा उस सूची के आधार पर मकान की अभिव्यंजकता देख करके मकान का चुनाव करना चाहिए। तो एक प्रकार से मकान अच्छा माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 27 नंबर प्रश्न है गृह सज्जा के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो गृह सज्जा के प्रमुख उद्देश्य निम्न है। पहला उद्देश्य सुंदरता, यानी गृह सज्जा का पहला उद्देश्य है कि गृह को अच्छा बनाना, गृह को सुंदर दिखाना। दूसरी बात अभिव्यक्ति, एक प्रकार से गृह सज्जा इस प्रकार से की जाती ताकि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति घर से ही हो जाए। तीसरी बात उपयोगिता भी होती गृह सज्जा की, चूँकि गृह अगर आपकी उपयोगिता की पूर्ति भी बहुत सारी वस्तुएं करती है जो कि सजावट की चीज़ें होती है। चौथी बात विविधता भी एक प्रकार से दिखाई पड़ती है। मितव्ययता, कम खर्चीला भी हो, एक प्रकार से मौलिकता, तो गृह सज्जा के प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है गृह सज्जा में किन गुणों की अभिव्यक्ति मुख्य है? तो गृह सज्जा में निम्न गुणों की अभिव्यक्ति मुख्य है। सबसे पहली बात औपचारिकता होनी चाहिए गृह सज्जा में। दूसरा गुण है अनौपचारिकता भी होनी चाहिए। तीसरी बात है स्वाभाविकता भी होनी चाहिए और प्राचीनता भी होनी चाहिए और आधुनिकता भी होनी चाहिए, यानी कि औपचारिकता, अनौपचारिकता, स्वाभाविकता और प्राचीनता ये सब होना चाहिए एक गृह सज्जा के गुणों में शामिल। ठीक है, यानी गृह सज्जा में एक तरफ तो आपकी औपचारिकता है कि नियमबद्ध चीज़ें हैं, एक तरफ अनौपचारिक चीज़ें भी हैं एक प्रकार से जो नियम से बंधी हुई नहीं हैं। कुछ चीज़ें स्वाभाविक हैं यानी प्राचीन रहे आपके गृह में और कुछ चीज़ें आधुनिक भी रहे, तो एक प्रकार से तालमेल सामंजस्य बनाना ही गृह सज्जा के गुण में हम उसको रख सकते हैं। 29 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, कला के मूल तत्व कौन कौन से हैं? तो कला के मूल तत्व निम्न है। पहला है रेखा, कला के मूल तत्व क्या होते हैं? रेखा। दूसरा है स्वरूप, उसका स्ट्रक्चर। तीसरा है स्पर्श या पोत। चौथा है रंग कैसा है। पांचवा नमूना कैसा आपका बना है, जो एक प्रकार से नमूना माने प्रारूप टाइप का। ठीक है, और अगला है आपका छठवां प्रकाश कहाँ, मतलब कितना प्रकाश आपको घर में कैसे क्या रखना है। और अगली चीज़ है स्थान कहाँ का है या कैसा स्थान है। तो ये सब एक प्रकार से मूल तत्व होते हैं कला के। ठीक है, रेखा, स्वरूप, स्पर्श यानी पोत, रंग, नमूना, प्रकाश, स्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 30वां नंबर प्रश्न है, गृह सज्जा में प्रकाश का क्या उपयोग होता है? तो प्रकाश गृह सज्जा में उदासीनता को कम करके प्रगतिशील और आशावान बनाता है और यह निम्न रूप से उपयोगी होता है प्रकाश। पहली बात तो सज्जा के सौंदर्य को बढ़ाता है। कोई आपने डिजाइन वगैरह बनवा रखी है अपने घर के दीवारों पर, तो प्रकाशित जब तक वो प्रकाश नहीं होगा कमरे में तब तक वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो प्रकाश से ही चीज़ें हमको दिखती हैं, वस्तुएं दिखती, तो इसीलिए सज्जा के सौंदर्य को बढ़ाता है प्रकाश। दूसरी बात सज्जा की उपयोगिता को भी बढ़ाता है। अगर प्रकाश है तो एक प्रकार से सब कुछ दिखेगा तो आपको गृह सज्जा करनी अनिवार्य होती। तीसरी बात है मनोभावों को परिवर्तित करता है प्रकाश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, अनुपात के कितने तत्व होते हैं? अगर मैं आपको बताऊं कि मनो 10 भावों को कैसे प्रकाश परिवर्तित करता है, तो आप कभी रात में अगर लेटे हों और लाइट बंद कर दें तो नींद लगने लगती है, लेकिन अगर आपको लाइट जला लीजिए तो आपको नींद नहीं लगती है। आप सोचते कि एक चैप्टर में पढ़ ही लूँ आज। तो कभी भी जब अगर वीडियो देखें तो लाइट जला करके देखेंगे तो क्या होगा कि आपको नींद कम लगेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, अनुपात के कितने तत्व होते हैं? तो अनुपात के मुख्य 3 तत्व होते हैं। पहला रेखा, दूसरी दूरी और तीसरी होती माप। तो रेखा, दूरी, माप ये अनुपात के 3 तत्व होते हैं। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 32 नंबर प्रश्न है, स्वच्छंद लय कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो स्वच्छंद लय निम्न ढंग से प्राप्त की जा सकती है। पहला, आकार में पुनरावृत्ति के द्वारा, यानी आकार को बदलने के द्वारा पुनरावृत्ति बनाना उसकी। दूसरी बात, आकार में नियमानुसार वृद्धि के द्वारा स्वच्छंद लय प्राप्त की जा सकती है। और तीसरी बात है रेखाओं की निरंतर एवं सम्मत गति के द्वारा। चौथी बात है सरल, संयुक्त और निरंतर चाल के द्वारा। और पांचवी बात है विकिरण के द्वारा। तो इन सभी के द्वारा स्वच्छंद लय प्रकार, मतलब इन इतने प्रकारों से हम प्राप्त कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है कला के सिद्धांतों में बल उत्पादन के क्या नियम है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कला के सिद्धांतों में बल उत्पादन के क्या नियम है। तो पहला नियम है असाधारण रेखाएं, आकार और रंगों का प्रयोग करना। दूसरा नियम है पृष्ठभूमि सादी होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी बात है प्रमुख और गौण वस्तु में कुछ दूरी भी होनी चाहिए कला के सिद्धांतों में बल उत्पादन के, ठीक है। चौथी बात यह है कि रिक्त धरातल सुंदर नमूना होना चाहिए, ठीक है, यानी खाली स्थान भी हो, सुंदर नमूना भी हो। तो ये सारी चीज़ें कला के एक प्रकार से बल उत्पादन के नियम में आती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। 34 नंबर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है रसोई घर की परिभाषा दीजिए। 34 नंबर। तो आर.एस. देशपांडे कहते हैं कि रसोई घर आवास गृह का महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि उसमें भोजन तैयारी की स्वच्छता और गुण पर ही किसी परिवार का स्वास्थ्य, सुविधा और सुख निर्भर करता है। तो रसोई घर क्या होता है, आवास गृह का महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि भोजन तैयार करने का एक प्रकार से माध्यम रसोई घर में ही भोजन बनता है। तो स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है, तभी आपके परिवार स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा और सुविधा प्राप्त कर सकेगा। 35 नंबर क्वेश्चन है रसोई घर कितने प्रकार के होते हैं। तो रसोई घर के प्रकार निम्न है। सबसे पहला एक दीवार वाला रसोई घर होना चाहिए। दूसरी बात 2 दीवार वाला रसोई घर भी हो सकता है। तीसरा यू आकार का रसोई घर भी बनता है, ठीक है। एल आकार का भी रसोई घर बनता है इस प्रकार से। इसके अलावा दीप रसोई घर भी बनता है। दीप रसोई घर माने एक प्रकार से चौतरफा, एक प्रकार से इसे, और प्रायद्वीप रसोई घर माने एक प्रकार से इस तरीके का, यानी कि ये, ठीक है, इस प्रकार का रसोई घर भी बनता है। तारा की योजना रसोई घर एक प्रकार से तारा जैसे इस प्रकार से बनता है, ठीक है। और पृथक केंद्र रसोई घर यानी घर से थोड़ा सा अलग, थोड़ा दूर करके या ऊपर बना दिया 2 मंजिले पे। तो एक प्रकार से ये रसोई घर के प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। 36 नंबर प्रश्न है रसोई घर के कार्य केंद्र से आप क्या समझते हैं। तो पेट्रिसिया विल्सन कहते हैं कि रसोई घर के कार्य केंद्र विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करते हैं और इनमें मतलब इसमें मुख्य उपकरण, पर्याप्त संग्रह सुविधाएं और कार्य स्थान ये सब सम्मिलित किए जाते हैं ताकि कार्य पूर्ण हो सके। तो ये रसोई घर के कार्य केंद्र हैं। 37 नंबर प्रश्न है आपका कार्य केंद्रों के 2 लाभ बताइए। तो 2 लाभ है। पहला लाभ है कार्य केंद्र समय और शक्ति शक्ति के साथ ही क्या करता है, विचारों की भी बचत करता है। यानी कि कार्य केंद्र जो था समय की बचत करता है, शक्ति की बचत करता है और विचारों की भी बचत करता है कार्य केंद्र। दूसरा लाभ ये है कि कार्य केंद्र रसोई घर में चलने के रास्ते में कमी करता है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा कार्य त्रिभुज क्या है। रसोई घर में अधिकतम कार्य क्षमता के लिए कार्य त्रिभुज की गणना करना आवश्यक है। कार्य त्रिभुज पकाने के केंद्र, सिंक और रेफ्रिजरेटर के मध्य निरंतर रेखाओं द्वारा बनने वाला त्रिभुज है और यह 23 फीट से कम होना चाहिए ताकि एक प्रकार से क्या हो, एक त्रिभुज में होना चाहिए। एक प्रकार से रसोई घर में सिंक यानी पकाने का स्थान, यानी कहीं पर आप पका रही हैं तो जैसे यहाँ पर मान लेते हैं आप खाना पका रही हैं, ये देखिए 1 मिनट, एक त्रिभुज भांति यहाँ पर आप खाना पका रही हो, ठीक है। तो ये पकाने का केंद्र हो, ठीक है। इधर आपका एक प्रकार से पकाने के केंद्र के जस्ट इधर आपका रख सकते हो, सिंक लगवा दिया कि यहाँ पर बर्तन धुलना हो तो यहाँ पकाया और यहाँ पर कोई चीज़ हो तो यहाँ पर धुल सकते हो, ठीक है, पानी मिल रहा है। और यहाँ पर आपका फ्रीज हो, ठीक है। और ये सब एक प्रकार से 23 फीट से कम होना चाहिए, यानी कि 23 फीट से ये सब एक प्रकार त्रिभुज आपका ये एरिया ये एक प्रकार से एक ऐसी होनी चाहिए ताकि यहीं से आप यहाँ पर चले जाएं, सिंक में हाथ धो लें या कोई चीज़ धोना हो तो धो लिया, इधर फ्रीज से कोई निकालना हो तो निकाल लें। तो एक प्रकार से इस प्रकार से घर बने ताकि फ्रीज भी बगल में हो और एक प्रकार से सिंक भी बगल में लगी हो ताकि वहाँ पर आप बर्तन वगैरह भी धुल सकें, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिएगा 39 नंबर प्रश्न डिजाइन किसे कहते हैं अथवा डिजाइन की परिभाषा दीजिए। तो गोल्डस्टेन और गोल्डस्टेन हस्बैंड इन्होंने कहा कि डिज़ाइन पदार्थों का चयन एवं व्यवस्था है जिसके 2 उद्देश्य हैं, पहला क्रमबद्धता और दूसरा सुंदरता। तो डिजाइन की परिभाषा गोल्डस्टेन और गोल्डस्टेन ने दी है, दोनों ने मिलकर के, हस्बैंड वाइफ है शायद ये। तो डिज़ाइन पदार्थों का चयन एवं व्यवस्था होती है जिसके उद्देश्य होते क्रमबद्धता और सुंदरता, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर प्रश्न नमूने कितने प्रकार के होते हैं। नमूने विशेषतया निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक नमूना, दूसरा है ज्यामितीय नमूना, तीसरा है अमूर्त नमूना, चौथा है रचनात्मक नमूना। तो ये नमूने के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 41 नंबर प्रश्न है अल्पना किसे कहते हैं। अल्पना इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न। तो अल्पना शब्द जो है संस्कृत के जो है अलिम्बना से बना हुआ है
जिसका मूलतः कलात्मक रूप से किसी भी भाव को प्रारंभ करना होता है। अंगुलियों के माध्यम से कलात्मक चित्रकारी को अल्पना कहते हैं। तो अंगुलियों के माध्यम से जो कलात्मक तरीके से चित्रकारी की जाती है उसी को अल्पना बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 42 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। लय का क्या अर्थ है, लिखिए। तो लय जो होता है निरंतर होने वाली संगठित गति जो होती है लगातार, उसी को लय बोलते हैं। यह नियमित दोहराव वाली गतियों और विभिन्न अंतरों वाली गतियों से प्राप्त की जा सकती है लय। और कला में लय का अर्थ होता है रेखा, स्वरूप या रंग के द्वारा निर्मित ऐसी व्यवस्था जिस पर आंखें यात्रा करती हैं, उसी को लय बोलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, डिजाइन के प्रकार बताइए। तो डिजाइन के मुख्य रूप से कई प्रकार हैं। पहला है प्राकृतिक डिजाइन, दूसरा है ज्यामितीय डिजाइन, तीसरी है सूक्ष्म डिजाइन, चौथी है रचनात्मक डिजाइन, पांचवी है सजावटी डिजाइन। तो ये एक प्रकार से डिजाइन के प्रकार हो गए। आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसा प्रश्न पूछता है कि डिजाइन के प्रकार में निम्न में से कौन शामिल है, तो आपको ऑप्शन मतलब कौन निम्न में से कौन शामिल है, तो 3 आपको देगा और डी ऑप्शन में दे देगा उपयुक्त तो सभी। या एक प्रकार से पूछ सकता है कौन शामिल नहीं है। तो एक प्रकार से ये सारी चीज़ें अगर जाने रहेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव भी कर पाएंगे और लिखित में भी पूछेगा तो आप आसानी से इन चीज़ों को जान गए हैं तो कर पाएंगे। चले, अगला प्रश्न आपका आ चुका, सजावट के मुख्य सिद्धांत कितने हैं। सजावट के मुख्य रूप से जो है 4-5 सिद्धांत, 5 सिद्धांत। पहला अनुपात, दूसरा है संतुलन, तीसरा है लय, चौथा है बल और पांचवा है दोहराव। ये सजावट के मुख्य सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, रसोई घर का श्रेय कितना होना चाहिए, मतलब क्षेत्र जो है क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। तो रसोई घर का क्षेत्रफल जो होना चाहिए 8 × 12 फीट का होना चाहिए। 12 फीट लंबाई हो जाए और चौड़ाई आपकी 8 फीट हो जाए। तो एक प्रकार से ये होना चाहिए रसोई घर का क्षेत्रफल। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आपका, रसोई घर कैसा होना चाहिए। रसोई घर सुनियोजित होना चाहिए, स्वच्छ और आरामदायक होना चाहिए। गृहिणी अपना अधिक समय यहीं व्यतीत करती तो इसीलिए वो एक प्रकार से अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ताकि उसको बोरियत ना महसूस हो। अगला प्रश्न 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विदेशी शैली के रसोई कार में खाना किस प्रकार चाहिए, मतलब बनाना चाहिए। तो विदेशी शैली के रसोई घर में खाना खड़े होकर के बनाया जाता है। कहाँ पर खड़े होकर के बनाया जाता है खाना, एक प्रकार से एक टाड़ा होता है घर में और वहीं पर सब गैस वैस रखा होता है, गैस नीचे होता है, उसी पर टाड़े पे सिंक लगी होती है और बगल में फ्रिज रखी होती है। तो वहीं पर क्या होता है कि वो खाना बनाती है उसी टाड़े पर, एक प्रकार से वहीं पर रोटी भी बेल लिया, खड़े खड़े बना देती हैं खाना। ठीक है, और हमारे भारतीय परंपरा में देखिएगा तो बैठ करके खाना बनता था चूल्हे वगैरह पर के, बढ़िया लकड़ी जल करके, और बड़ा अच्छा भोजन लगता था जो बनाती थी पहले हमारे घर पे। लेकिन अब तो सब गैस हो चुका है तो अब लकड़ी वकड़ी जलती ही नहीं, तो मज़ा नहीं आता खाने में उतना ज़्यादा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, रंगों के उपयोग में संतुलन आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। तो रंगों के संतुलन के बिना विश्रांति का अनुभव नहीं हो पाता है और यह संतुलन क्षेत्र के नियम यानी लॉ ऑफ एरियाज पर आधारित है। इसके अनुसार हल्के रंग अधिकतम क्षेत्र में इस्तेमाल होना चाहिए, स्लेटी या तटस्थ रंग इसके बाद के अधिकतम क्षेत्र में, और गहरे या चटकीले रंग न्यूनतम क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त चटकीले रंगों के क्षेत्रों का वितरण सारे कमरे में होना चाहिए ताकि तटस्थ पृष्ठभूमि को जीवंत बना सके। तो ये होता है रंगों के उपयोग में संतुलन आवश्यक होगा, तभी एक प्रकार से वो अच्छा दिखेगा और गृह सज्जा के नियमों का पालन भी कर सकेगा। अगला प्रश्न आपका 49 नंबर, लाल और गुलाबी रंग का क्या महत्व है बताइए। तो लाल रंग का महत्व पहली बात समझेंगे तो लाल रंग जो होता है यह उष्णता का उत्पादक होता है, इसमें प्रफुल्लता होती है, बड़प्पन होता है लाल में, दिखावा और स्वागत करने वाला गुण होता है लाल रंग, परंतु यह आरामदायक नहीं होता लाल रंग। यह विशेष करके पीले, नारंगी और गुलाबी रंग के मिश्रित रंगों के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। यह 2 रीतियों से उपयोग में लाया जा सकता है। पहला तो शीत लाल रंग, यह जो शीत लाल रंग होता है यह बैंगनी तथा नीले के साथ उपयोग में लाया जाता है, और दूसरा उष्ण लाल रंग, यह गाढ़ा होता है और इसलिए इसका गलीचे में उपयोग करना एक प्रकार से उपयोगी माना जाता है लाल रंग का। तो लाल रंग जो होता है उसकी अपेक्षा गुलाबी रंग जो होता है वो अधिक आरामदायक हो सकता है बजाय लाल रंग की अपेक्षा। ठीक है, बाकी मामलों में लाल रंग बड़ा उपयोगी है। अगला प्रश्न है 50 नंबर, प्रकाश संबंधी 2 महत्वपूर्ण तथ्य लिखिए। तो पहला तथ्य यह है कि प्रत्यक्ष प्रकाश की अपेक्षा अप्रत्यक्ष प्रकाश अधिक शांतिप्रद और सुखदायक होता है। दूसरी बात महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश से रिलेटेड ये है कि प्रकाश व्यवस्था कमरे की रंग योजना की शोभा बढ़ाने वाली होनी चाहिए। यानी प्रकाश आपके कमरे के जो रंग योजना है, आपने जैसे कलर करवाया घर, तो उसके अनुसार होना चाहिए ताकि वो अच्छा दिखे। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिएगा 51 नंबर प्रश्न है, शरद ऋतु में मुख्य विन्यास कैसे होता है। शरद ऋतु में पुष्प व्यवस्था सूक्ष्म एवं घनी किंतु सिकुड़ी हुई होती है।
जिसमें गहरे व भड़कीले रंगों के फूल का प्रयोग किया जाता है। तो ये शरद ऋतु में मुख्य विन्यास इस प्रकार से होता है। 52 नंबर क्वेश्चन से आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से इसी प्रकार से पढ़ते रहें। प्रश्न आपका है 52 नंबर, देखिएगा, एसीटेट क्या है? तो एसीटेट जो है ये माध्यम या मध्यम लोचदार तंतु होता है एसीटेट, और इसमें रंगों के प्रति उत्तम यानी अच्छा सादृश्यता होती है। और एसीटेट नमी अवरोधक व कीट अवरोधक होता है। इसमें इसे अधिकांशतः नायलॉन के साथ मिश्रित करके उपयोग में लाया जाता है एसीटेट को, जिससे क्या होता है, इसकी मजबूती और मोटाई दोनों में वृद्धि होती है, दोनों बढ़ता है एसीटेट में जब हम नायलॉन को मिश्रित करते हैं उसके बाद में। 53 नंबर क्वेश्चन से आप देखिएगा, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, आंतरिक सज्जा के प्रमुख 3 उद्देश्य बताइए। तो आंतरिक सज्जा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य है कि घर की प्रत्येक वस्तुओं को स्वच्छ और व्यवस्थित रूप देना, ये आंतरिक सज्जा का पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है कि परिवार की कलात्मक और सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति को मूर्त रूप देना, यह भी आंतरिक सज्जा की एक विशेषता है या उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य यह है कि घर को आकर्षक बनाना, ये आंतरिक सज्जा का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है ताकि घर आपका आकर्षक दिखे, अच्छा दिखे। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आ चुका 54 नंबर क्वेश्चन से आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, ध्यान से इसको देखिएगा। प्रश्न आपका, फर्श बिछावन के प्रकार बताइए। फर्श पर जो बिछाने वाला होता है उसी को फर्श बिछावन बोलते हैं। तो फर्श बिछावन के प्रकार निम्नलिखित है। पहला तो है भाई एस्फाल्ट, ये भी फर्श पर बिछाया था। दूसरा है लिनोलियम। इसके अलावा तीसरा है बिनाइल सीट या टाइल, फर्श पर आप बिछा सकते हैं। तीसरा बिनाइल सबस्टस या रबर टाइल्स या कार्क। तो ये सब फर्श पर बिछाने के उपकरण हैं, ठीक है, जो आप फर्श पर बिछा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 55 नंबर प्रश्न है, पर्दे कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्दों के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला प्रकार है कांच का पर्दा, ठीक है। प्रकार क्या है, कांच के पर्दे भी होते हैं, ठीक है। नहीं, आप देखते हैं कांच लगवा देते हैं तो अंदर से अंदर से तो बाहर दिखता है लेकिन बाहर से अंदर नहीं दिखता, तो कांच लगवा देते हैं। बहुत सारे लोग कांच के पर्दे भी लगवाते हैं। दूसरा बांधने वाले पर्दे कुछ होते हैं, ठीक है। तीसरा होता है केसमेंट का पर्दा, तो वो भी एक प्रकार से पर्दा का काम करता है। चौथा होता है ड्रेपरी, ठीक है। पांचवा होता है लपेटे जाने वाले पर्दे, और छठवा होता है बेनेसन ब्लाइंड पर्दे, ब्लाइंड पर्दे। और अगला होता है आपका 7वां बैलेंस पर्दा, और 9वां होता है आपका 8वां होता है स्वैग पर्दा। 10वां होता है रस्सी या तार वाला पर्दा। तो एक प्रकार से ये पर्दे के कई प्रकार हैं जो ध्यान से आप लोग को देखना है। तो पर्दे के प्रकार में आप इसको ध्यान से रट लीजिए एकदम से। कांच का पर्दा, बांधने वाला पर्दा, केसमेंट का पर्दा, ड्रेपरी, लपेटे जाने वाले पर्दे, बेनेसन ब्लाइंड और बैलेंस, स्वैग, रस्सी या तार। तो ये सब पर्दे के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, 56 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, पारिवारिक बजट से गृहिणियों को क्या लाभ है? तो पारिवारिक बजट से गृहिणियों को निम्नलिखित लाभ होता है। पहला लाभ होता है व्यय पर नियंत्रण होता है। अगर पारिवारिक बजट जो है पहले से बना लिया जाता है कि भाई हमको एक महीने के अंतर्गत हमको 10,000 रुपये खर्च करने हैं, तो पारिवारिक बजट है और गृहिणियों को बना करके बता देगा कि भाई इतना इतना आपको खर्च करना है, ऐसे ऐसे करना है। गृहिणी खुद ही बना ले बजट पहले से, तो एक प्रकार से वो अपने पति का सहयोग कर सकती है पैसे बचाने में। तो व्यय पर नियंत्रण एक प्रकार से रखने में बजट इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा बात, अनावश्यक व्यय पर रोक लगती है बजट बन जाने से, ताकि पहले से फिक्स है कि भाई हमको 10 रुपये यहाँ पर खर्च करना, 10 रुपये का मिर्चा लाना, 10 रुपये का हल्दी लेना है, 10 रुपये का हमको चीनी लाना है, चाय पत्ती 5 रुपये का लेना है, 1 रुपये का माचिस खरीदना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये पहले से फिक्स है कि हमको ये खरीदना है, तो एक प्रकार से आवश्यक व्यय पर भी रोक लगेगी। बचत की व्यवस्था इसमें ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि बचत की व्यवस्था भी एक प्रकार से पारिवारिक बजट से एक प्रकार से बढ़ती है और लाभ होता है, एक प्रकार से बचत होती है रुपए पैसे की। चौथी बात है, आय का सर्वोत्तम उपयोग होता है। जो पैसा कमाई का आ रहा है उसका उचित तरीके से उपयोग होता है अगर आप पहले से बजट बना लेते हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपके समझ में आ रहा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 57 नंबर प्रश्न है, आवश्यकता से आप क्या समझती हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगी कि आवश्यकता क्या होती है। नीड्स जिसको आप बोलते हैं, तो नीड्स किसे कहते हैं? तो आवश्यकता विशिष्ट वस्तुओं की वह प्रभावशाली इच्छा होती है। कैसी वस्तुओं की? कैसी इच्छा? प्रभावशाली इच्छा, जिसको आपको चाहिए ही चाहिए।
जो उनको प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास या त्याग में अभिव्यक्त होती है, उसी को आवश्यकता बोलते हैं। जैसे आवश्यकता बहुत सारी होती है, आपकी पता होगा नीड्स जीवन की बहुत सारी होती है कि भाई आज हमको ठंडा पीना है, तो आज एक प्रकार से हम आज ठंडा पिएंगे, तो ये नीड्स हमारी है। या नीड्स में आप रख सकते हो जैसे कि अब आलू गोभी की सब्जी मान लेते बननी थी, तो गोभी आपको लाना पड़ेगा, ये नीड्स है, ठीक है। सब्जी बनाना तो उसके लिए आपको तेल लाना पड़ेगा, ठीक है, मिर्चा लाना पड़ेगा, तो ये सब क्या है, आपकी नीड्स है। तो जीवन की आवश्यकता, आपको कहीं पर शादी बारात में जाना है तो आपको कपड़े खरीदने पड़ेंगे, तो ये सब नीड्स हैं आपकी, ठीक है। आगे बढ़ते तो प्रभावशाली इच्छा होती है कि भाई जिसको करना ही करना है। और इसी को लेकर कभी कभी पति पत्नी में झगड़े भी शुरू हो जाते हैं कि भाई वो कहेगी कि भाई हमारा पायल बनवाना है, टूटा हुआ है, हमको वहाँ बहन के यहाँ अपने शादी जाना है। अब मान लेते हो उसके पास पैसे नहीं है, पति के पास उसके, तो कहेगा अरे बाद में बनवा लियो, कोनो दूसर का पुरन का पहला पहन के चली जाओ। तो कहें कि नहीं, उसको तो अगली बार पहन करके मैं गई थी। तो एक प्रकार से क्या होगा कि भाई जो औरतें होती खास करके वो पहचान लेती हो कि भाई ये उस बार जब आई थी तो क्या पहन करके आई थी। ये औरतों में ज़्यादा देखा जाता है कि भाई कौन सा कपड़ा कब। अच्छा, ये लड़कों में या फिर पुरुषों में क्या होता है कि जो पाए नाम घास वह पहनने के लिए, लेकिन लड़कियां क्या होती हैं, पूरा मैचिंग होता है, पूरा व्यवस्थित तरीके से हर जगह जाती हैं, तो उनके लिए एक प्रकार से सज्जात्मक चीज़ें जो होती हैं, जो खास करके जो व्यक्तित्व सज्जा की चीज़ें होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं औरतों के लिए। तो खास करके ये नीड्स भी हो सकती हैं। अगला प्रश्न आपका है 58 नंबर प्रश्न है, बजट पर नियंत्रण रखने के क्या उपाय हैं, बताएं। बजट पर हम नियंत्रण कैसे रख सकते हैं, बजट ताकि ऊंचा ना हो, बजट को हम नियंत्रित रख सकें। तो बजट पर नियंत्रण रखने के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। पहला तो व्यय की जाने वाली धनराशि का मानसिक और यांत्रिक निरीक्षण कर ले। दूसरी बात, हिसाब किताब के द्वारा निरीक्षण करें, ठीक है। तीसरी बात है, बजट निरीक्षण पत्रक भी बनाएं, ताकि एक प्रकार से बजट कोई बाहरी मतलब चीज़ हो, जैसे कि उसमें डेली का आपने लिखवा दे कि भाई डेली पनीर की सब्ज़ी बनेगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको हफ्ते में एक दिन पनीर कर देनी है, हफ्ते में एक दिन आपको एक प्रकार से सोयाबीन की सब्ज़ी खा लेनी है, हफ्ते में एक दिन आपको राजमा या छोला बनवा लेना है, तो राजमा छोला, एक दिन राजमा हो गया, एक दिन छोला हो गया। तो इसी प्रकार से एक दिन का मेन्यू, मतलब एक हफ्ते का या एक महीने का मेन्यू फिक्स कर ले कि भाई हमको संडे को एक टाइम भोजन करना है, उस दिन हम पूरी सब्जी बना करके खीर और पनीर खा लेंगे, एक टाइम भोजन करेंगे। तो एक प्रकार से ये सारी चीज़ें जो है बजट को नियंत्रित कर सकती हैं। तो व्यय की जाने वाली जो धनराशि है उसका मानसिक और यांत्रिक निरीक्षण किया जाए, हिसाब किताब के द्वारा निरीक्षण किया जाए, बजट निरीक्षक पत्रक भी तैयार किया जाए। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प व्यवस्था के प्रकार बताइए। तो सामान्यतः पुष्प व्यवस्था निम्नलिखित प्रकारों की होती है। पहली, रेखीय डिजाइन में पुष्प व्यवस्था। दूसरी, समूह शैली में व्यवस्था पुष्प की। तीसरी, मिली जुली व्यवस्था। और चौथी, लघु व्यवस्था। तो ये पुष्प व्यवस्था के प्रकार हो गए जो कि यहाँ पर आपने देखा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है पुष्प व्यवस्था घर में। अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका है 60 नंबर प्रश्न है, कमरे का आकार फर्नीचर व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो पहला, कमरे का आकार जो होता है, कमरे का आकार फर्नीचर के चयन व व्यवस्था दोनों को ही प्रभावित करता है। और अगर कमरे का आकार छोटा होगा तो उत्तम बड़ा व भारी फर्नीचर बेतुका लगेगा, बेहुदा लगेगा। अगर कमरा छोटा तो उसमें बड़ा बड़ा सोफ़ा रख दो, तो ये 3 ठो तो ख़त्म हो जाएगा, कमरे की जगह है पूरा। तो कमरे के हिसाब से आपको सोफ़ा सेट या बेड या फिर जो भी आपको टेबल कुर्सी रखनी है तो कमरे के अकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो खास करके कमरा अगर बड़ा होगा तो बड़ा फर्नीचर आप ले सकते हैं, कमरा छोटा तो छोटा फर्नीचर आप रखें या फर्नीचर रखें ही ना। तो एक प्रकार से कमरे के आकार पर डिपेंड करता है फर्नीचर व्यवस्था, कैसी आपको कुर्सी रखनी, कैसे मेज रखना, कैसे बेड रखना, कैसे अलमारी रखनी, कैसे सोफ़ा सेट आपको रखना है, तो ये चीज़ें होती है। ये सब भाई अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं। खास करके वो अपना रह ले किसी प्रकार से झोपड़पट्टी में, उसी में रहते हैं, उसी में खाना बनता है, उसी में, और घर में नहीं सोते हैं, बाहर सोते हैं। अब खास करके जो है होता है कि भाई बहुत सारे लोग कमरे में सोते हैं पंखा चला करके, बीमारियां फैलती हैं उनके, ठीक है। लेकिन जब आप बाहर सोएंगे, कभी रात में सोइए बाहर आप, कितना अच्छा लगता है, तारे देखिए ऊपर, और आसानी से मच्छरदानी लगा लो, मच्छर भी नहीं काटते हैं, और बाहर सो जाओ। हम तो सोते हैं बाहर जा करके, तो शुरू कर दिए हैं अब सोना, हम गर्मी आ गई तो अब बाहर ही सोते हैं, पंखा चला करके सोने में दिक्कत होती है, गरम गरम हवा लगती है, और अंदर एक प्रकार से मच्छर काटेंगे तो आपको मार्टिन लगानी पड़ेगी, कई प्रकार की चीज़ें होती है। लेकिन बाहर क्या है, मच्छरदानी लगा लो, आराम से बढ़िया बाहर सोते हो, आराम से बढ़िया हवा भी चलती लगती, ठंड ठंड आराम से, बड़ा अच्छा लगता है। तो कमरे का आकार भी आपका फर्नीचर व्यवस्था को ध्यान में रख करके, मतलब कि फर्नीचर जैसा कमरा है उसी हिसाब से फर्नीचर रहना चाहिए।
61 नंबर प्रश्न, फर्नीचर को समूह में सजाने से क्या लाभ होता है? तो फर्नीचर के समूह स्थान बचाने, क्रियाशील तथा सुंदरता के लिए फर्नीचर को समूहों में रखना चाहिए और यह समूह आकर्षक के केंद्र बिंदु होते हैं तथा इसके कारण व्यवस्था विवेकपूर्ण व उपयोगी लगती है। फर्नीचर अगर एक प्रकार से कुर्सी है तो मेज भी होनी चाहिए, तो एक प्रकार से इस सेट में होनी चाहिए। सोफ़ा सेट है तो एक प्रकार से जब तक सोफ़ा है, टेबल भी होगी आगे सामने रखी तो लोग उस पर बैठ करके खाना भी खा सकेंगे, तो एक प्रकार से ये चीज़ें होती है। तो फर्नीचर समूह में एक प्रकार से ज़्यादा बेटर लगते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक प्रकार से आपने लगभग आप समझा कितने किसके बारे में भाई? अभी तक आपने समझ लिया जो है गृह सज्जा के बारे में कि गृह सज्जा क्या होती है, और गृह सज्जा में हमने पूरा विस्तार से समझ मतलब कि हाउसिंग के बारे में हमने समझा, पूरा विस्तार से हाउसिंग के बारे में हमने आपको समझाया कि हाउसिंग क्या होती है। पूरा हाउसिंग आपने समझ लिया कि घर की व्यवस्था पूरी तरीके से हमने समझा, ठीक है। लेकिन अब हमको क्या समझना है? अब हमको प्रसार शिक्षा के बारे में जानने का प्रयास करना, ठीक है। किसके बारे में? प्रसार शिक्षा के बारे में। तो आइए थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं जब तक आपका समय बचता है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा समझेंगे। लेकिन अभी लगभग जो है इस प्रश्नों के हिसाब से बताऊं तो लगभग 170-80 प्रश्न हमने रखे हैं इसमें। तो आपको एक ही वीडियो में बताना कठिन कार्य हो जाएगा हमारे लिए भी और आपको लगातार देखने में भी। तो इसीलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दूंगा। तो एक प्रकार से पार्ट 1 है जिसके अंतर्गत हमने हाउसिंग के बारे में समझा, जिस प्रकार से हमने मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव वाला जो दिया है उसमें हमने समझा, ठीक है। तो सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ये पार्ट 1 आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा वीडियो, और इसके अंदर पार्ट 2 जो आएगा वो इसके जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका पार्ट 2 वाला जिसमें हम प्रसार शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि प्रसार शिक्षा की कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं, एक आध दो प्रश्न को, ठीक है, जब तक टाइम है हमारे पास। देखिए, तो गृह विज्ञान में प्रसार शिक्षा का क्या अर्थ है बताएं? प्रसार शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन। तो सबसे पहली या विस्तार शिक्षा, तो जीवन के समस्त पक्षों, विकास एवं सुधार करने के लिए दी जाने वाली उपयोगी जानकारी की प्रक्रिया को ही प्रसार शिक्षा बोलते हैं। ताकि जीवन के समस्त पक्ष, यानी केवल प्रसार शिक्षा का ये मतलब नहीं होता कि केवल किताबी ज्ञान या आपने आपके जो सिलेबस में उसी को पढ़ना। आपके जीवन के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक सभी प्रकार के एक प्रकार से उपयोगिता को बढ़ाने के लिए चीज़ें की जाती हैं प्रसार शिक्षा की। इसका मुख्य उद्देश्य होता है जीवन को विशेष रूप से ग्रामीण जीवन को उन्नत बनाना। इसके अंतर्गत जीवन के स्तर को उन्नत बनाने के लिए जनसाधारण को आवश्यक जानकारी प्रदान की जाती है। सभी व्यक्तियों को जानकारी देना प्रसार शिक्षा के माध्यम से, ताकि वो एक प्रकार से अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें, कार्य करने की क्षमता उनके अंदर विकसित हो सके और सूझबूझ का विकास हो सके उनके अंदर। प्रसार शिक्षा के माध्यम से यही सारी चीज़ें की जाती हैं। दृष्टिकोण का भी विकास हो सके और उनके अंदर भी एक प्रकार से एक विचार शैली उत्पन्न हो सके और वह भी एक प्रकार से अपने विचारों पर आगे बढ़े, अपने कार्य करें और अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन करें, बेकारी बेरोजगारी कम हो। तो इन सभी को उद्देश्य में ध्यान रख करके प्रसार शिक्षा जो है एक प्रकार से गृह विज्ञान में पढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 63 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है, जागरूकता शब्द से आप क्या समझती हैं? तो प्रसार शिक्षा के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न की जाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है लोगों का विकास करना, ठीक है। जागरूकता का मतलब क्या होता है? लोगों का विकास करना, ठीक है। और इसका उद्देश्य लोगों में अधिक अच्छा सामाजिक और प्राकृतिक, मनोरंजनात्मक, बौद्धिक या आत्मिक जीवन व्यक्तियों का उन्नत बनाना होता है। जागरूकता का मतलब जब व्यक्ति को जागरूक करके उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोरंजनात्मक, बौद्धिक और आत्मिक जीवन को अच्छा बनाया जाए। जागरूकता के माध्यम से महिलाओं में आत्मनिर्भरता तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, जिससे वे पारिवारिक उत्तरदायित्वों तथा राष्ट्र के निर्माण कार्यों में प्रभावपूर्ण ढंग से भाग ले सकें। तो ये एक प्रकार से जागरूकता से आप समझ सकती हो, ठीक है। तो जागरूकता यही है। तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 64 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए। तो प्रसार शिक्षा के कार्य क्षेत्र में मानव के स्वयं के विकास के से लेकर के उसके चारों तरफ का जो वातावरण होता है, मनुष्य का तो विकास होता है प्रसार शिक्षा के माध्यम से, बल्कि उसके चौतरफा जो वातावरण है उसका भी एक प्रकार से उससे संबंधित जो ज्ञान है उसको भी व्यक्ति को करवाया जाता है। संबंधित साधन और संस्थाओं के विकास कार्य को भी सम्मिलित किया जाता है प्रसार शिक्षा में। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। पहला तत्व है मनुष्य का व्यक्तित्व का विकास करना, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट मनुष्य का हो प्रसार शिक्षा के माध्यम से। दूसरी बात है मनुष्य के बाह्य पर्यावरण का विकास हो, ताकि मनुष्य के पर्यावरण का विकास हो जाएगा तो उस पर उसके पर्यावरण का
प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, व्यक्ति अच्छा बनेगा उस वातावरण में रह करके। लेकिन जब प्रसार शिक्षा नहीं होती, वातावरण ही अच्छा नहीं होता है, तो व्यक्ति उसमें और बेकार होता चला जाता है। अच्छे अच्छे व्यक्ति भी वातावरण का एक प्रकार से अच्छे वातावरण को नहीं प्राप्त कर पाते, तो प्रकार से वो उनका व्यक्तित्व बेकार हो जाता है, व्यक्तित्व बिखर जाता है अगर उनको अच्छा वातावरण नहीं मिलता है। तो वातावरण अच्छा होगा तो व्यक्ति एक प्रकार से उसका प्रतिभा निखरेगी, एक प्रकार से अच्छी दिखेगी। अगला प्रश्न है अगला तत्व है प्रसार शिक्षा के कार्य क्षेत्र में मानवीय साधनों और संस्थानों का विकास। तो ये प्रसार शिक्षा के माध्यम से किया था, जिससे प्रसार शिक्षा के माध्यम से जब हम मानवीय साधनों और संस्थाओं का विकास करते हैं, तो जब मानवीय साधनों का विकास होगा तो मानवीय गुणों का और संस्थाओं का विकास होगा। इससे मानवीय जो क्वालिटी है मानव की या दृष्टिकोण है उनका, वो सब बदलेगा, मनुष्य की वैचारिकी बदलेगी। तो एक प्रकार से गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के क्षेत्रों में इस प्रकार से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है भारत में 2 अक्टूबर को प्रारंभ किया गया था 1952 ईस्वी को। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ओके, समुदाय शब्द से आप क्या समझती हैं। तो समुदाय जो होता है मानव समूह होता है, और यह मानव समूह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। इसका रूप जो होता है मूर्त होता है, यानी कि ये दिखाई पड़ता है और इसे देखा जा सकता है। समुदाय का विकास होता है, जानबूझ करके इसका निर्माण नहीं किया जाता है। समुदाय का निर्माण स्वतः हो जाता है, अपने आप हो जाता है। समुदाय के सदस्य आप जैसे पैदा होते हैं, तो आप जिस समुदाय में पैदा हुए तो आप उसी समुदाय के कहलाएंगे। ठीक है, और इसके अंतर्गत जीवन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता हुआ व्यक्ति मृत्यु तक प्राप्त हो जाता है, यानी कि कोई जानबूझ करके इसको नहीं बनाया जाता है, ये स्वतः विकसित होती है। जैसे समिति जो होती है वो स्वतः विकसित होती, समिति जो होती है वो बनाई जाती है, संस्थाएं जो होती हैं बनाई जाती हैं, जबकि जो समुदाय होता है उसका निर्माण मनुष्य नहीं करता है, वो पहले से बनी बनाई होती हैं और एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रह करके हम की भावना उसमें पाई जाती है समुदाय में, और हम की भावना के साथ लोग अपने सामान्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीवन प्रयत्न वहाँ पर बने रहते हैं। तो ये होता है एक प्रकार से समुदाय। ठीक है, तो एक प्रकार से आपने इन चीज़ों को समझा, जाना और परखा। तो समुदाय के बारे में चर्चा कर ली, और भी चीज़ों को समझ लें। तो चलिए फिर हम चर्चा करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे, या फिर आप कहें तो थोड़ा सा जान लेते हैं। 70 नंबर प्रश्न तक हम चलते हैं। तो 67 नंबर क्वेश्चन आपका, श्री निकेतन संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो श्री निकेतन संस्था का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीणों की समस्याओं का अध्ययन व निराकरण, ग्रामीण कल्याण के प्रति जनता में रुचि उत्पन्न करना, उनके स्वास्थ्य में सुधार कर लाना और साधनों में विकास लाना। ये श्री निकेतन संस्था का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, ताकि ग्रामीण की जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन हो सके और उन समस्याओं का निराकरण हो सके, ग्रामीण कल्याण के प्रति जनता में रुचि उत्पन्न किया जा सके, उनके स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके, साधनों में विकास किया जा सके। श्री निकेतन संस्था का यही मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न है 68 नंबर, प्रसार कार्यक्रम कैसा कार्यक्रम है। तो प्रसार कार्यक्रम एक अनूठा कार्यक्रम है, क्योंकि इसमें सामुदायिक विकास तथा प्रसार कार्यक्रम दोनों का समावेश होता है। इसमें ग्रामीण जनता को स्वयं अपनी सहायता की प्रेरणा मिलती है, और इस कार्यक्रम के द्वारा सूचना के उच्चतर केंद्रों और ग्रामों के बीच आदान प्रदान का मार्ग भी विकसित होता है। तो प्रसार कार्यक्रम यही होता है। तो एक प्रकार से ये क्या करता है, एक ऐसा कार्यक्रम होता है जो कि सामुदायिक विकास करता है, और एक प्रकार से प्रसार कार्यक्रम सामुदायिक विकास को ध्यान में रखता है, और एक प्रकार से आप देखिए ग्रामीण जनता को स्वयं अपनी सहायता की प्रेरणा इससे मिलती है, ताकि वो अपनी सहायता खुद कर सके, आत्मनिर्भर बना सके लोगों को। तो ये होता है एक प्रकार से प्रसार कार्यक्रम। 69 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है औपचारिक शिक्षा क्या होती है। औपचारिक शिक्षा या औपचारिक अभिकरण बात एक ही है। तो इसे अंग्रेजी में फॉर्मल एजेंसीज बोला जाता है, और कि साविधिक या औपचारिक, यानी एक प्रकार से एक व्यवस्थित तरीके से स्कूल कॉलेज में जो शिक्षा दी जाती है वो औपचारिक शिक्षा होती है। जो बच्चा घर पे सीखता है या आस पड़ोस से सीखता है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है, तो एक नियमबद्ध तरीके से स्कूल में डेली जा करके एक सिलेबस के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना तो औपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है, नियमित माना जाता है इसको। अतः स्पष्ट है कि साविधिक और औपचारिक या नियमित साधन वह है जो कुछ निश्चित विधि या नियम या औपचारिकता के अनुसार क्रियाशील हो जाता है और प्रयोग में लाया जाता है। यानी फॉर्मल एजेंसी इज दैट विच बिकम्स एक्टिव एंड इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉ और ऑफ फॉर्मेलिटी। ठीक है, इस प्रकार के साधन की आसानी अपनी एक निश्चित योजना और औपचारिकता यानी कि फॉर्मेलिटी होती है,
और इस साधन का लक्ष्य होता है कि शिक्षा की क्रिया को अनुशासित, निर्दिष्ट तथा निर्देशित करना, जिससे कि सीखने वाला नियमतः सफलता प्रदान करे। जैसे आज आप लोग पढ़ रहे हैं बीए में, फिर आप एमए करोगे, तो ये सब क्या है, औपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा क्या आप घर पर के जो बैठ करके पढ़ रहे हैं, जैसे कि एक प्रकार से जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये नौपचारिक शिक्षा में आएगा आपका। नौपचारिक मतलब कि किसी उपकरण के माध्यम से, रेडियो से, मोबाइल फ़ोन से, टेलीविजन से आपको देख करके आप शिक्षा ग्रहण, समाचार पत्रों से पढ़ ले, तो इस प्रकार की शिक्षा आपकी नौपचारिक शिक्षा होती। ठीक है, आगे बढ़ते 70 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, फिर उसके बाद में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न, शिक्षा से क्या तात्पर्य? तो शिक्षा का अर्थ व्यक्ति की उन समस्त शक्तियों का विकास है जो कि उसको अपने वातावरण को नियंत्रित करने से और संभावनाओं की पूर्ति में सहायक होता है। ठीक है, तो शिक्षा का अर्थ है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक प्रकार से ये हो गया आपका 70 नंबर प्रश्न। इसके बाद में 71 नंबर क्वेश्चन से हमको चर्चा करनी है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे 71 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो आपने लगभग ये देखा, और जल्द ही 1-2 दिनों में आपकी वह भी वीडियो आ जाएगी, जिसके अंतर्गत हम एक प्रकार से प्रसार शिक्षा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके बच रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक प्रकार से ये पार्ट 1 हो जाएगा प्रसार शिक्षा और आवास का, यानी गृह विज्ञान का जो चैप्टर है, मतलब गृह विज्ञान के पेपर का क्या नाम है, आवास एवं प्रसार शिक्षा। तो इसके बारे में हमने चर्चा कर ली, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसके बाद वाला, उसमें लगभग हम बहुत सारे प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, तो ये सब प्रश्न आप देखिएगा। बहुत सारे प्रश्नों को हमने रखा है, इन सभी प्रश्नों के माध्यम से बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे और निम्न प्रकार के प्रश्नों को समझते हुए आपके समस्त सिलेबस को खत्म करने का प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का मैं वीडियो देने का आपको प्रयास करूंगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के छात्राओं के लिए बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप सभी लोग मॉडल पेपर देख लीजिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री का 2 मॉडल पेपर हो चुका है, सोशियोलॉजी का भी आप देख लीजिएगा, 2 हो चुका होगा, या नहीं हुआ तो सोशियोलॉजी का एक प्रकार से 2 मॉडल पेपर हो चुके हैं, और तीसरा मैं दे दूंगा जल्द ही। पॉलिटिकल साइंस का 2 हो चुका होगा, इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट के भी 2-2 मॉडल पेपर हो चुके हैं। प्लेलिस्ट सबकी मैंने बना दी, तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोस देख लीजिएगा। सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय का आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होनी है, उनके लिए महत्वपूर्ण है, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की ऑब्जेक्टिव हो रही है, उनके लिए महत्वपूर्ण है। और जिनकी परीक्षाएं एक प्रकार से सेकंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव हुई थी, उनकी परीक्षाएं फोर्थ सेमेस्टर में भी ऑब्जेक्टिव होंगी, यानी सम सेमेस्टर की परीक्षाएं सेम होंगी, विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं सेम होंगी। विषम सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर आते हैं, सम सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को जानने का प्रयास हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। ठीक है, लगभग 150 प्रश्न यहाँ पर आपको दिखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखें। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।